हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज सीएम आवास में होगी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। फ्लोर टेस्ट की रणनीति पर होगी चर्चा। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद 4 जुलाई को हेमंत ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8 जुलाई सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दिन हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होगा। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन के सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ है और उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। गठबंधन की ओर से रविवार को फ्लोर टेस्ट की रणनीति तय करने के लिए सीएम आवास में एक बैठक बुलाई गई है। गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद 3 जुलाई को पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली थी, उनके साथ किसी विधायक ने शपथ नहीं ली थी। इसी को लेकर रविवार को सीएम आवास में बैठक होगी, जिसमें फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने बढ़ गए जमीन घोटाले में राहत देते हुए जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है जिससे यह माना जाए कि हेमंत सोरेन घोटाले में लिप्त है। जेल से बाहर आते ही यह अटकलें तेज हो गई थी कि हेमंत की फिर से ताजपोशी हो सकती है। इसके बाद बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया और 4 जुलाई को उन्होंने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। गिरिडीह में स्कूली बच्चों से भरी वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त, 1 दर्जन छात्र घायल। गिरिडीह के जमुआ से शनिवार सुबह एक दुखद तस्वीर सामने आई है। यहां एक स्कूली बच्चों से भरी टाटा मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में करीब 1 दर्जन बच्चे को चोट लगी है। इसमें से कुछ बच्चे को गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज धनबाद में चल रहा। वहीं जिन्हें छोटी मोटी चोट आई थी उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार जम्मू में संचालित इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग के बच्चे एक टाटा मैजिक वाहन में स्कूल से छुट्टी होने के बाद सवार होकर अपने अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग के पेटहट्टी तालाब के पास विपरीत दिशा से आ रही एक मछली लदी वाहन से स्कूली बच्चों की वाहन से टक्कर हो गई। इसमें दोनों वाहन के परकच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि स्कूली बच्चे से भरी वाहन बीच सड़क पर पलट गई और सभी बच्चे इधर उधर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ईडी की समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की समन की अवहेलना मामले में रांची सिविल कोर्ट में राहत की मांग की है। सीएम की ओर से याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थित से छूट का आग्रह किया गया है। मामले पर शनिवार को सुनवाई हुई। अब इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की अवहेलना की है। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसे समन का उल्लंघन माना गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आलमगीर आलम ने विधानसभा सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। आलमगीर आलम के वकील ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आलमगीर आलम को टेंडर घोटाले मामले में 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में बंद है। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। उन्होंने हेमंत सरकार के बहुमत परीक्षण में शामिल होने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। केस कांड में पकड़े गए झारखंड के विधायकों के पैसे हाईकोर्ट ने लौटाने को कहा। 30 जुलाई 2022 को झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों को हावड़ा जिला पुलिस ने पंचला थाना अंतर्गत रानी हाटी मोड़ के पास रोका था और उनके वाहन की तलाशी के दौरान करीब 55 लाख रुपए नकद मिले थे। पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नकद राशि के साथ साथ विधायक इरफान अंसारी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। उस वक्त चालक सहित 5 लोग वाहन पर सवार थे। इसमें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप व कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नगद राशि के साथ साथ विधायक इरफान अंसारी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देते वक्त उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। विधायक इरफान अंसारी के नगद मोबाइल फोन व पासपोर्ट वापस पाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि
राज्य प्रशासन एक सप्ताह के अंदर विधायक इरफान अंसारी से जब्त किए गए नगद 55 लाख रुपए व मोबाइल फोन को वापस लौटाए। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि विधायक के मोबाइल फोन पंचला थाने में जब्त कर रखा गया है। नगद राशि को राज्य सरकार की ट्रेजरी में रखा गया है, इसलिए नगद रुपए की वापसी के लिए अलग से संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन करना होगा। हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने को कहा है। एनके एरिया कोयला परियोजना के कांटा घर पर दिन दहाड़े फायरिंग, भाग रहे कौशल को लगी 2 गोलियां। झारखंड की राजधानी रांची और चतरा के सीमावर्ती इलाके में स्थित एनके एरिया कोयला परियोजना के पास कांटा घर पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान वहां से भाग रहे एक व्यक्ति की पीठ में 2 गोली लगी। इस शख्स का नाम कौशल यादव है। कौशल यादव को तत्काल डाकरा अस्पताल ले जाएगा। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रेफर कर दिया गया। फायरिंग की घटना के बाद पूरे परियोजना का काम बंद कर देगा। घटना शनिवार को हुई। सुबह सुबह रांची और चतरा की सीमा पर स्थित पीपरवार थाना क्षेत्र के एनके एरिया के पूर्णाडीह कोयला परियोजना के कांटा घर पर अज्ञात अपराधियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की वजह से दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कौशल यादव भी भाग रहे थे। इसी दौरान उसकी पीठ में 2 गोलियां लग गई। दोनों गोली उनकी पीठ में धंसी है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची भेज दिया गया। एनके एरिया में बार बार हो रही आपराधिक वारदात से लोग में आक्रोश है। आज पूरे परियोजना का काम बंद कर दिया गया। अस्पताल में गर्भवती सहित नवजात की मौत पर मचा हंगामा। धनबाद के झरिया में मृत सदन अस्पताल में गर्भवती सहित नवजात की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता हुआ देख अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। खबर लिखे जाने तक मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। मृतक महिला जामा डोबा की रहने वाली बताई जाती है। आक्रोशित परिजनों ने बताया कि महिला को शुक्रवार की शाम अस्पताल में एडमिट किया गया था। आरोप लगाया कि महिला और बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन चिकित्सकों ने इसमें खासा ध्यान नहीं दिया। चिकित्सकों की ओर से लापरवाही बरती गई और इसका खामियाजा बच्चे और गर्भवती महिला को भुगतना पड़ा। 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद का सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सांसदों की शपथ लेने के बाद यह पहला पूर्ण सत्र होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट डाला और बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने संसद के दोनों सदन के सत्र को 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बुलाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार का यह पहला बजट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा था कि बजट में प्रमुख सामाजिक व आर्थिक फैसले लिए जाने की उम्मीद है। अप्रैल जून में हुए लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी के अंतरिम बजट पेश किया गया था। झारखंड विधानसभा में हेमंत के विश्वास मत से पहले सभी अधिकारियों के लिए जारी हुआ निर्देश। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। सरकार की प्रधान सचिव वंदना दादल ने कार्यालय में इस संबंध में शनिवार को एक आदेश जारी किया गया है। सभी अपर मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागों के प्रमुख, रांची के उपायुक्त और रांची के एसएसपी को संबंधित पत्र में कहा गया कि 8 जुलाई 2024 को 11 बजे से 5वें झारखंड विधानसभा का 16वां सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान सभी पदाधिकारी को उपस्थित रहना अनिवार्य है। सरकार की इस आदेश में कहा गया कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 139 के तहत मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव रखा जाना है। इसके बाद वाद विवाद एवं मतदान होना है। इसलिए 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने तक सभी पदाधिकारी विधानसभा के पदाधिकारी दीर्घा में मौजूद रहेंगे। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। गुमला में सुरक्षा बलों ने 35 आईईडी को किया नष्ट। तलाशी जारी। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करते हुए करीब 35 आईईडी को नष्ट किया है। बताया जाता है कि नक्सलियों ने पुलिस को निशाना बनाने के लिए इन आईईडी को सड़क पर लगाया था। पहले निर्माणाधीन कटमा बामड़ा सड़क से 5 आईईडी बम बरामद किए गए थे, जिन्हें बाद में बम निरोधक दस्ता और जगुआर पुलिस की टीम ने शुक्रवार की रात निष्क्रिय कर दिया था। वहीं हरीना खाड़ इलाके से करीब 30 आईईडी बम बरामद किए गए हैं, जिन्हें शनिवार को डिफ्यूज किया गया। आईईडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। अभी भी तलाश अभियान जारी है।
पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों को गांव में जमीन से एक तार निकला हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गुमला पुलिस ने रांची से बम निरोधक दस्ता को बुलाया। पुलिस दस्ता टीम के साथ गांव पहुंची और जांच की, जहां करीब 5 केम बम बरामद कर निष्क्रिय किया गया। इसके पहले भी गुमला के कई गाँव में जमीन में गाड़े गए बम बरामद हो चुके हैं। इन बमों से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। एसपी शंभू कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भारी मात्रा में कैन बम बरामद हुए हैं और भी बरामदगी की संभावना। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से नक्सलियों की गतिविधियां थमी हुई है, जिसके कारण पुलिस इलाके को नक्सल मुक्त होने का दावा कर रही थी। पिछले साल भी इस इलाके में आईईडी बम की चपेट में पुलिस और ग्रामीण आ गए थे। साथ ही पूर्व में नक्सली सब जोनल कमांडर बुद्धेश्वर श्री माओवादी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। वह इलाका माओवादी के लिए सेफ जोन कर। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मिला न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री से कांकेर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रिलायंस इंडस्ट्री झारखंड के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ने मुलाकात कर विवाह का निमंत्रण पत्र भेंट किया है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी के विवाह 12 जुलाई 2024 को मुंबई एंटीलिया में संपन्न होगा। मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां एंटीलिया में शुरू हो चुकी है। विश्वास मत से पहले कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं, सीएम हेमंत सोरेन को अमर बारू ने दी चुनौती। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बारू ने सीएम हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए पूछा कि आखिर विश्वास मत हासिल करने से पहले वे अपने कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं कर रहे। अमर बारू ने आगे कहा, दरअसल हेमंत सोरेन में इतनी हिम्मत ही नहीं है। कहा, जिस तरह से चंपा सोरेन को हटाकर वे राज्य का मुख्यमंत्री बने हैं वो न्याय संगत नहीं। इस तरह का अनुचित कदम उठाने के बाद हेमंत में इतना साहस नहीं रह गया कि वे विश्वास मत से पहले किसी को मंत्री बना सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कुछ बात बिल्कुल स्पष्ट है। कहा, हेमंत सोरेन तो बस मुकुटा है, उनके पीछे सत्ता चलाने वाले से कुछ दिन भी रुका नहीं गया और उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सदन में विश्वास मत हासिल करने से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार आखिर क्यों नहीं। मैं चुनौती देता हूं कि चंपाई के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद ऐसा करने की हेमंत हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। बारू ने आगे कहा, जिस प्रकार चंपा सोरेन को बेइज्जत किया गया है उस पर सोरेन परिवार के प्रति पूरे राज्य भर से बेहद ही खराब प्रतिक्रिया आ रही है। कहा कि हेमंत सोरेन के शपथ लेने के समय और उसके बाद भी राज्य में कोई उत्साह नहीं देखा गया। कहा, जेएमएम खेमे के लोग भी शपथ के बाद बहुत उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं। टाटा स्टील प्लांट में काम करने के दौरान एक कर्मचारी की मौत, क्रेन से गिरने से हुआ हादसा। जमशेदपुर टाटा स्टील के प्लांट के अंदर काम करने के दौरान क्रेन से गिरकर एक क्रेन ऑपरेटर की मौत हो गई। मृतक 32 वर्षीय नरेश प्रसाद कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। टाटा स्टील प्रबंधन ने घटना पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन जताया। जानकारी के अनुसार मृतक नरेश प्रसाद टाटा स्टील के सीआरएम विभाग में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। शनिवार की सुबह वह क्रेन पर चढ़े और क्रेन स्टार्ट करने लगे, तभी वह क्रेन से नीचे गिर गया। क्रेन बड़ी और ऊंची थी। ऊंचाई से गिरने के कारण नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत अन्य कर्मचारियों ने इसकी सूचना विभाग को दी, जिसके बाद सुरक्षा विभाग ने तुरंत नरेश प्रसाद को बिष्टुपुर स्थित टीएचएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कंपनी परिसर में ऐसी घटना घटित होने के बाद टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना की पुष्टि की है। विज्ञप्ति में लिखा कि कंपनी को बेहद दुख है कि जमशेदपुर स्थित हमारे सीआरएम फैसिलिटी में दुखद दुर्घटना घटी है। कंपनी परिसर में ऐसी घटना घटित होने के बाद टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना की पुष्टि की गई है। विज्ञप्ति में लिखा गया कि कंपनी को बेहद दुख है कि जमशेदपुर स्थित हमारे सीआरएम फैसिलिटी में दुखद दुर्घटना घटी है। क्रेन ऑपरेटर और एक मूल्यवान कर्मचारी 32 वर्षीय नरेश प्रसाद क्रेन से गिर गए और दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस कठिन समय में कंपनी की सहानुभूति और गहरी संवेदना नरेश के परिवार, मित्रों और सहकर्मी के साथ है। कंपनी की ओर से मृतक के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही। विज्ञप्ति में लिखा गया कि घटना की गहन जांच करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा। कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, सीएम हेमंत के संरक्षण में लीक हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के क्वेश्चन पेपर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम हेमंत के संरक्षण में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे। मरांडी ने आगे कहा, पिछले 5 सालों से जानबूझकर युवाओं की नियुक्ति में बाधा डालना जेएमएम कांग्रेस सरकार की संस्कृति बन गई है। कहा, इससे राज्य में बेरोजगारी बढ़ी और युवा वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। किसी भी परीक्षा के पहले छात्र इस संशय में रहते हैं कि ये नियुक्ति के अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं। मरांडी ने कहा, नौकरी के लिए कोर्ट कचहरी से लेकर सड़क पर आंदोलन करते करते राज्य के लाखों परीक्षार्थी हताश और निराश हो चुके हैं। जनवरी में संपन्न हुई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हेमंत सरकार के संरक्षण में पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी। दोबारा से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित करने की ओर सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। इसे शीघ्र आयोजित किया जाना चाहिए। कहा, ऐसा नहीं करने पर इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा, क्योंकि युवा वर्ग का मोह जेएमएम से भंग हो रहा। मरांडी ने आरोप लगाया कि इंडिया ठगबंधन की सरकार ने दिखावे का नियुक्ति कैलेंडर जारी कर युवाओं को फिर से धोखा दिया है। सरकार युवाओं की मांग पर संज्ञान लेकर यथाशीघ्र अगस्त महीने में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पारदर्शी ढंग से आयोजित करे। हजारीबाग एसपी और डीजीपी ने दिए गलत तथ्य, झारखंड हाईकोर्ट नाराज, मामला चीफ जस्टिस को रेफर। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने एक क्रिमिनल क्वेशिंग याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और हजारीबाग एसपी की ओर से गलत तथ्य देकर गुमराह करने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। डीजीपी व एसपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के पूर्व अदालत ने मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में स्वतः संज्ञान से अवमानना की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस मामले में इस अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वीकार नहीं किया था और यह अदालत इस मामले में जल्दबाजी में आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि खंडपीठ को प्रक्रियात्मक दोष पर संदेह और वर्तमान मामले में आगे बढ़ने से पहले उस बिंदु पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। यह अदालत इस उलझन में है कि राजीव रंजन व सचिन कुमार से संबंधित अवमानना मामले संख्या 3/2021 में खंडपीठ के निर्णय के मद्देनजर क्या प्रक्रिया अपनाई गया है। ईडी का बड़ा खुलासा, झारखंड में कमीशनखोरी में मंत्री से भी आगे अफसर। झारखंड में टेंडर में कमीशनखोरी मामले की जांच कर रही ईडी हर दिन बड़े खुलासे कर रही। ईडी की पूछताछ में चीफ इंजीनियर समेत अन्य इंजीनियरों ने बताया कि पीएस संजीव लाल के जरिए मंत्री आलमगीर आलम के लिए राशि वसूली जाती थी। ईडी का कहना है कि इस घोटाले में मंत्री से ज़्यादा कमीशन अफसर खा जाते थे। मंत्री 1.35% और अफसर इंजीनियर 1.65% कमीशन लिया करते थे। पूछताछ में इंजीनियरों ने बताया कि मंत्री आलमगीर आलम के लिए कमीशन की राशि उनके पीएस संजीव लाल के जरिए वसूली की जाती थी। बाकी कमीशन राशि चीफ इंजीनियर खुद वसूलते थे। संजीव लाल ठेकेदार से अपने दोस्त मुन्ना सिंह और उसके भाई संतोष सिंह के माध्यम से ठेकेदारों से कमीशन वसूलता था। इसके बाद राशि दीनदयाल नगर या अभिनंदन मैरिज हॉल के समीप जहांगीर आलम को सौंप दी जाती थी। ये पैसे जहांगीर अपने फ्लैट में जाकर रख देता था। ईडी ने यह भी दावा किया कि ठेकेदार मुन्ना सिंह ने स्वीकार किया कि संजीव लाल के कहने पर ही उसने तकरीबन 53 करोड़ रुपए राजीव कुमार, संतोष कुमार, राजकुमार टोपो, अजय कुमार, अशोक कुमार गुप्ता, अजय तिर्की और अमित कुमार से लिए थे। इन पैसों को उसने जहांगीर को सौंपा था। संजू ने वसूली की गई राशि में 2.05 करोड़ अपने पास रखे थे। वहीं 40 लाख उसने बरियातू के संस्कृति विहार स्थित अपने मकान में खर्च किए थे। मुन्ना सिंह ने यह भी बताया कि संजीव ने उसे 50 लाख रुपए नकद दिए थे। ईडी के सामने भी सभी इंजीनियर ने कमीशनखोरी के प्रतिशत के बारे में भी एक ही जानकारी दी है। साथ ही कबूल किया कि आरडब्ल्यूडी, आरडीएसडी और जेएसआरआरडीए में कमीशन वसूली नेताओं, अधिकारियों और इंजीनियरों के लिए आम बात है। ईडी ने जानकारी दी कि पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के मोबाइल में संजीव लाल के 2 मोबाइल नंबर सेव थे। इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल जहांगीर आलम करता था। यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, 7 जुलाई को बोकारो से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई का रूट बदला। बोकारो के रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा मंडल में विकास कार्य होने की वजह से 7 जुलाई को बोकारो रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। जानकारी के अनुसार तुपका-डी राजा बेड़ा खंड के बीच एलसी गेट संख्या MR 45 के स्थान पर नॉर्मल हाइट सबवे के निर्माण के लिए 9 घंटे तक ट्रैफिक सा पावर ब्लॉक रहेगा। इसके अलावा स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल का गार्डर स्थगित करने के लिए 9 घंटे व पुरुलिया कोटशिला खंड के बीच एलसी गेट संख्या PK 7 के स्थान पर लिमिटेड हाइट सबवे के निर्माण के लिए 5.5 घंटे तक ट्रैफिक सा पावर ब्लॉक 7 जुलाई को करने का फैसला लिया गया है।
दुमका में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिया बयान। कहा, विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को आचार संहिता के एक मामले में दुमका सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायालय से राहत मिलने के बाद कोर्ट परिसर के बाहर निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने कई भविष्यवाणी की थी जो अचरज सत्य साबित हुई है। उन्होंने कहा कि चाहे हेमंत सोरेन के जेल जाने की बात हो या सरफराज अहमद के राज्यसभा सदस्य बनने की बात, सभी बातें सत्य हुई है। उन्होंने पूर्व में भविष्यवाणी की थी, कल्पना सोरेन जैसे ही विधायक बनेगी चंपाई को सीएम का पद त्यागना पड़ेगा, और हुआ ठीक वही। गोड्डा सांसद ने कहा कि हेमंत सोरेन परिवारवाद की वजह से मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस दौरान गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक नई भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2-2.5 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सांसद ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं और गलत काम किए हैं उन सभी का हिसाब होगा। सांसद ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 50 से अधिक सीट मिलने जा रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ तीखी आलोचना करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को दुमका में कहा कि चंपाई सोरेन को सीएम पद से हटाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दरअसल छोटा नागपुर और आसपास के इलाके के लोग हेमंत सोरेन और उनके परिवार को पसंद नहीं करते हैं। यही वजह रही थी कि शिबू सोरेन सीएम रहते तमाड़ का चुनाव हार गए थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को यह महसूस हो रहा था कि आने वाले चुनाव के बाद चंपाई सोरेन ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। यही वजह रही कि उन्होंने चंपाई को मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। सांसद ने कहा कि लेकिन जनता यह सब देख रही है और इसका बदला विधानसभा चुनाव में लेगी। पाकुड़ के गोपीनाथपुर के ग्रामीणों ने प्रशासन से की अस्थायी पुलिस पिकेट की मांग। हिंसा के बाद दहशत में हैं लोग। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के गोपीनाथपुर गांव के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गांव में अस्थायी पुलिस पिकेट की मांग की है। जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने डीसी एसपी से मिलकर इस संबंध में मांग पत्र सौंपा है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल ने बताया कि बकरीद पर्व के दिन पश्चिम बंगाल के कुछ उपद्रवियों द्वारा मारपीट, तोड़फोड़, पथराव, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के ग्रामीण द्वारा बीच बीच में गाली गलौज की जाती और धमकी दी जाती है। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि वर्तमान में पुलिस गांव में है, लेकिन यहां से पुलिस के हटने के बाद फिर से कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इस आशंका से गोपीनाथपुर गांव के सभी ग्रामीण भयभीत है। उन्होंने बताया कि मुसफिल थाना से गांव काफी दूर है और पश्चिम बंगाल से सटे रहने के कारण कभी भी उपद्रवी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए गोपीनाथपुर में अस्थायी पुलिस पिकेट की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांव में पुलिस पिकेट बन जाने से ग्रामीण खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और अन्य दिनों की तरह कामकाज कर शांति से जीवन व्यापन कर सकेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल के कुछ ग्रामीणों द्वारा झारखंड के गोपीनाथपुर गांव में बकरीद पर्व के दिन प्रतिबंधित मांस काटे जाने का विरोध किया गया था। इसे लेकर सैकड़ों की संख्या में पश्चिम बंगाल के लोगों ने पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव में धावा बोल दिया था और ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी, तोड़फोड़ की, आगजनी, पत्थरबाजी और बमबाजी भी की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर जताई नाराजगी। का अस्पताल में वीआईपी कल्चर हावी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्रीमियर मेडिकल संस्थान रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था, खराब पड़े मेडिकल उपकरण, पद रिक्त होने और चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रिम्स की दयनीय स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जब रिम्स में इतनी सारी कमियां हैं तो सुधार क्यों नहीं हो रहा। रिम्स में वीआईपी कल्चर हावी हो गया है। यहाँ आम मरीजों का इलाज बेड के अभाव में जमीन पर हो रहा है, जबकि पैरवी या वीआईपी मरीजों के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग की दिलचस्पी रिम्स को चलाने में नहीं है। साथ ही ब्यूरोक्रेट्स की दखल अंदाजी की वजह से रिम्स की आधारभूत संरचना बेहतर नहीं हो पा रही है। यहाँ के मेडिकल उपकरण वर्षों पुराने हैं तथा कई खराब पड़े हैं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही। ऐसे में तो रिम्स को बंद कर देना चाहिए। रिम्स में कुव्यवस्था के कारण प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम व जांच केंद्र फल फूल रहे। खंडपीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि रिम्स के चिकित्सक नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस लेने के बावजूद नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल अथवा अपना क्लिनिक खोलकर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिम्स निदेशक को खंडपीठ ने वैसे चिकित्सकों की सूची पेश करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि 1100 करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत संरचना का निर्माण होना है। इसके लिए टेंडर हुआ है तो उसका कैबिनेट से अप्रूवल क्यों नहीं लिया गया। रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक नियमित रूप से क्यों नहीं होती है, ताकि कमियों पर विचार कर उसे दूर किया जा सके। नाराज खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक व रिम्स निदेशक को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया।
देवघर व जामताड़ा से गुजरेगी 6 लेन सड़क, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना और कोलकाता। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रक्सौल हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे के डीपीआर की मंजूरी दे दी है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे देवघर तथा जामताड़ा होकर गुजरेगा व पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक जाएगी। देवघर में 65 किलोमीटर व जामताड़ा में 50 किलोमीटर 6 लेन सड़क बनेगी। यह एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने पर देवघर से पटना व कोलकाता का सफर 3 घंटे में पूरा होगा। इस योजना की कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए होगी। नेपाल की सीमा रक्सौल से हल्दिया तक की सड़क 719 किलोमीटर होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डीपीआर की मंजूरी दिए जाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। चालू वित्तीय वर्ष में इस भारतमाला प्रोजेक्ट का भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पिछले वर्ष से दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे में देवघर जिले को शामिल करते हुए अलाइनमेंट फिक्स करवाया था। सांसद ने देवघर व संथाल परगना में औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए इस कॉरिडोर में देवघर को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। 6 लेन मार्ग होने से समय पर माल ढुलाई वाली गाड़ियां देवघर पहुंच पाएगी व पटना व कोलकाता कम समय में देवघर के लोग सड़क मार्ग से पहुंच पाएंगे। ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगी। पुरानी सड़कों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।